हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस में बात करेंगे, वेक्टर फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर पर। और ये वेक्टर कैलकुलस की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो डाल रखा है। और जो बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर्स की हैं, तो उनमें से अब तक के जिन जिन चैप्टर्स की मैंने वीडियोज अपलोड किया हुआ है उन सब का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो भी आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो है कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पर भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, वो भी आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूस मिलती रहे। और मैं इस चैनल पर जो है कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं धीरे धीरे करके मैं सारा अपलोड कर दूँगा। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक है हमारा वेक्टर फंक्शन। ओके, नाउ वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा फंक्शन पर। और ये फंक्शन क्या होता है, जैसा कि आपने क्लास 11th और 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, राइट। तो देखिए फंक्शन होता क्या है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि यदि a और b ये दो नॉन एम्प्टी सेट दिए गए हों, ओके, तो f a से b में एक फंक्शन कहलाएगा यदि क्या हो कि सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। ओके, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ। ओके, अब देखिए जैसा कि मान लीजिए कि ये सेट A है और ये सेट B है, इसमें एलिमेंट है A B C और इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ओके, मान लीजिए कि A गया 1 पे, मतलब A की इमेज 1 है, राइट। फिर B की इमेज 3, C की इमेज 2, राइट। तो क्या है ना कि A से B में ये क्या है कि ये एक प्रकार का फंक्शन है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट A का हर एक एलिमेंट, मतलब कि कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है, राइट। और जो भी एलिमेंट है उनका ये जो है कि सेट B के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये एक फंक्शन है। मैं जैसा कि एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, इसमें एलिमेंट है A B C और यहाँ पे हो गया 1 2 3, राइट। मान लीजिए कि A गया 1 पे, B भी गया 1 पे, C भी गया 1 पे, राइट। मतलब A की भी इमेज 1 है, B की भी 1 है और C की भी इमेज 1 है। ओके, तो क्या है कि यह भी A से B में ये एक फंक्शन है। ओके, देखिए फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो मैंने फंक्शन को, देखिए ये चीज़ जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है। ओके, अब देखिए अगर आप फंक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियोज बना के अपलोड किया हुआ है। उसके लिए आप क्लास 12th मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आप देख सकते हैं। ओके, बहुत ही डिटेल में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी। ओके, अब देखिए जैसा कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट कुछ इस तरीके से है, ये सेट A है, ये सेट B है। ओके, ये एलिमेंट A B C और यहाँ पे 1 2 3 कुछ इस तरीके से। मान लीजिए A की इमेज 1 और फिर A की इमेज 2, फिर यहाँ पे B की ये 3 कर लीजिए, यहाँ पे 4 कर लीजिए। ओके, C की इमेज 4। तो क्या ये A से B में एक फंक्शन है? नहीं, ये A से B में एक फंक्शन नहीं है। A की दो इमेज पॉसिबल नहीं हो सकती। ओके, अब एक की इमेज 1 भी है, एक की इमेज 2 भी है। ओके, तो ये हमारा एक फंक्शन नहीं हो सकता। देखिए फंक्शन में आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ओके, यानी कि हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो इधर होनी चाहिए। अगर कोई एलिमेंट इधर छूट गया, जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट यहाँ पर है जिसकी इमेज इधर नहीं बन रही है, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। ओके, दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है, दूसरी बात ये कि अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हैं सेट A का, ओके, तो सेट A के किसी भी एक एलिमेंट से दो लाइन नहीं निकलनी चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं
सेट ए का हमने एक एलिमेंट लिया ए, तो ए से 2 लाइन निकल रही है। ओके, तो 2 लाइन नहीं निकलनी चाहिए, यानी केवल और केवल एक लाइन निकलनी चाहिए। आप देख सकते हैं एक ही लाइन निकली है सेट ए से भी, बी से भी, सी से भी। ओके, तो ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये हमारा एक फंक्शन नहीं है। ओके, जैसा कि हमने कहा कि आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि सेट ए में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हैं सेट ए का, तो वहाँ से एक एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट से केवल एक लाइन निकलनी चाहिए। ओके, ये बातों का ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो है कि हम वेक्टर फंक्शन को देखिए किस तरह से डिफाइन करेंगे। ओके, वेक्टर फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। नाउ लेट आर बी द सेट ऑफ रियल numbers and V be the set of all vectors. Okay, now then we define a mapping vector R such that R tends to V. Okay, now such that vector R equal vector R of T where T belongs to real number, right? T belongs to real number. Then vector R of T is called वेक्टर फंक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि हमने वेक्टर फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। हमने क्या कहा कि यदि R रियल नंबर का सेट हो और V एक वेक्टर का सेट हो, तो हमने एक मैपिंग डिफाइन किया हुआ है R से V पर, जिसे मैं वेक्टर R बोल रहा हूँ। और ये कुछ इस तरीके से है, वेक्टर R इक्वल वेक्टर R ऑफ T, जहाँ पे T क्या है, रियल नंबर है, या फिर आप स्केलर वेरिएबल भी से आप बोल सकते हैं। देन वेक्टर R ऑफ T जो होगा, आप देख सकते हैं, यही हमारा कहलाएगा वेक्टर फंक्शन। ओके, आप देखिए इसे कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा हो गया रियल नंबर का सेट, और ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, मतलब वेक्टर का सेट हो गया। ओके, और इसमें अगर आप कोई नंबर लेते हैं T, राइट, तो उसकी जो मैपिंग होगी इस V सेट के अंदर वो कुछ इस तरीके से होगी, वेक्टर R ऑफ T, क्योंकि ये वेक्टर का सेट है, ये वेक्टर का सेट है। अगर आपने कोई राइट, तो उसकी जो मैपिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगी। ओके, तो ये क्या होगा, R से B में ये एक वेक्टर फंक्शन कहलाएगा, राइट, जिसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर भी क्या होगा ना कि सेट R का हर एक एलिमेंट सेट V के यूनिक एलिमेंट से ही रिलेटेड होगा। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा जिस तरीके से वहाँ पे मैंने आपको समझाया था, जो बोला था। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया वेक्टर R ऑफ T इक्वल, वेक्टर R ऑफ T इक्वल हमने ले लिया 5t स्क्वायर I पर कैप प्लस 2t माइनस 1 J पर कैप प्लस मान लीजिए कि 5 कुछ ऐसे कर लिए 3t के पर कैप। ये हमने एक वेक्टर फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, नीचे दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है ज़्यादा नीचे हो गया हो। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ इस तरीके से एक और वेक्टर फंक्शन ले लिया। मान लीजिए कि ये हो गया a sin t I पर कैप प्लस 2a cos स्क्वायर t j पर कैप माइनस 5t के पर कैप, ऐसे में लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारा वेक्टर फंक्शन है। ओके, तो अब देखिए आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए हम बात करते हैं
डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन पर, कि वेक्टर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। नो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे जैसा कीजिए कि हमने यहाँ पे एक वेक्टर फंक्शन लिया, वेक्टर आर इक्वल वेक्टर आर ऑफ टी, जहाँ पे टी क्या है, ये रियल नंबर है। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए y बराबर एफ ऑफ एक्स हमने एक फंक्शन लिया। ओके, तो इस फंक्शन को आप स्केलर फंक्शन बोल सकते हैं, राइट। ये हमारा स्केलर फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लीजिए फंक्शन मैंने कुछ इस तरीके से लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1, राइट। तो ये जो फंक्शन है इसे आप स्केलर फंक्शन बोल सकते हैं, ये हमारा स्केलर फंक्शन है, राइट। तो अगर आपने इस फंक्शन को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आप इसे क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्योमेट्रिकली, राइट। और ये होता क्या है, इसका मतलब जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल x क्या है कि x में स्मॉल इंक्रीमेंट है। ओके, जिसे हिंदी में हम कहें तो हम बोल सकते हैं सूक्ष्म वृद्धि है। ओके, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके नो, और डेल एक्स, राइट। आप ये बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को कुछ इस तरीके से। ओके, तो ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस वेक्टर फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम इसे कुछ लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर इक्वल, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वेक्टर आर बाई डेल टी, राइट। और इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट डेल टी, अभी मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है ना उस पर मैं डिस्कस करूँगा, राइट। और ये किस तरीके से आ रहा है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, आप अभी परेशान मत होइए, हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे, अब मैं डायरेक्ट लिख दिया तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कि x प्लस डेल एक्स हुआ, सो यहाँ पे t प्लस हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे वेक्टर आर t प्लस डेल टी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि यही हो जाएगा नो वेक्टर आर ऑफ टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मीनिंग हुआ, राइट, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर का। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मीनिंग हुआ। अब मैं यहाँ पे जो है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, अब देखिए है क्या, मान लीजिए कि हमने एक कर्व पाथ लिया, कुछ इस तरीके से कर्व पाथ हमने लिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट P लिया जिसका इस पॉइंट O से ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर जो है वो R है, राइट, पोजीशन वेक्टर जो है वो R है, और एट वैल्यू T पर, ओके, T वैल्यू पर, ओके, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R है। ओके, अब हमने क्या किया कि T में स्मॉल इंक्रीमेंट किया डेल्टा T का, तो क्या हो जाएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कि ये डेल्टा वेक्टर R हो गया, राइट। यानी कि यहाँ पे ये Q पॉइंट हम इसे मान लेते हैं, तो ये Q पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, T प्लस डेल्टा T हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए, जैसा कि हमने क्या लिया था कि हमारे पास एक वेक्टर R है, वेक्टर फंक्शन है जो कि कुछ इस तरीके से है, राइट। हमने क्या किया कि T में स्मॉल इंक्रीमेंट किया, क्या
टी प्लस डेल्टा टी हमने किया। ओके, तो जब हम इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे तो इसमें भी तो स्मॉल इंक्रीमेंट होगा ना। ओके, सो ये हमने क्या लिया हुआ, आर प्लस डेल्टा वेक्टर आर, कुछ इस तरीके से हमने लिया हुआ। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये वेक्टर हमारा क्या है, आर है, और ये वेक्टर डेल आर है, राइट। ये स्मॉल इंक्रीमेंट है, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, सो यहाँ पे ट्रायंगल लॉस है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये जो वेक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर प्लस डेल्टा वेक्टर आर हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे है, आप देख सकते हैं टी प्लस डेल्टा टी जब हुआ तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कि अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, ओके, सो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 - 1 कर देते हैं। सो इक्वेशन 2 - 1 करने पर हमें क्या मिलेगा, वेक्टर आर प्लस डेल्टा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर इक्वल, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, वेक्टर आर टी प्लस डेल्टा टी, ओके, माइनस वेक्टर आर ऑफ टी। ओके, हम ये बोल सकते हैं। तो जब ये कैंसिल होगा वेक्टर आर से वेक्टर आर, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ध्यान से समझिएगा कैसे हम ये चीज़ निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ओके, डेल्टा वेक्टर आर। ओके, ये कब आया, जब हमने टी में स्मॉल इंक्रीमेंट किया। ओके, टी में स्मॉल इंक्रीमेंट अगर हमने डेल्टा टी का किया, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया। ओके, तो अगर हम क्या करें कि डेल्टा वेक्टर आर बाई डेल्टा वेक्टर डेल्टा टी अगर हम करें, ओके, मतलब कि हमने क्या किया कि इसको हमने डेल टी से डिवाइड कर दिया, या हम देखिए डेल टी या डेल्टा टी एक ही बात हुआ, राइट। तो अगर हमने डिवाइड किया तो ये क्या होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, अगर हमने इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया तो ये क्या होगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसा कि एक बात आपको पता है कि डेल्टा टी जो है ये स्मॉल इंक्रीमेंट है, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, नीचे दिखाई दे रहा है ना, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट है। ओके, तो डेल्टा टी टेंस टू जब 0 होगा, सो इन दिस केस क्या होगा, डेल्टा टी टेंस टू 0 मीन्स कि क्यू जो है यहाँ पे क्यू टेंस टू पी होगा, राइट, क्यू टेंस टू पी होगा। इट मीन्स दैट कि डेल्टा वेक्टर आर टेंस टू 0 होगा। ओके, अगर हम डेल्टा टी टेंस टू 0 करें, सो क्यू टेंस टू, इस केस में क्यू टेंस टू पी, यानी क्यू पॉइंट पी की ओर आएगा, यानी ये कार्ड जो है वो छोटा होता चला जाएगा। क्यू पॉइंट आप बोले कि पी पर ओवरलैप कर जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इन दिस केस जब ऐसा होगा तो क्यू क्या होगा, पी पर होगा, मीन्स कि जो कार्ड है ये टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, राइट, यानी ये जो कार्ड है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट। यहाँ पे आप बोल सकते हैं एंड कार्ड बिकम्स, राइट, यहाँ पे आप बोल दीजिएगा व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0 देन क्यू टेंस टू पी, इट मीन्स डेल आर टेंस टू 0 and then chord becomes tangent, chord becomes tangent at P, राइट। यहाँ पर ये जो कार्ड होगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट में बदल जाएगा। ओके, यानी यही हो जाएगा हमारा डी वेक्टर आर बाई डी टी, यही चीज़ हमारा हो जाएगा, राइट। तो देखिए वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा टी से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, राइट। और यहाँ भी हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट ले लिया डेल्टा टी टेंस टू 0, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्या, डेल्टा टी टेंस टू 0। समझ रहे हैं ना। जब ऐसा सिचुएशन होगा
तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, कुछ ऐसे। ओके, ये आपने पढ़ा होगा, राइट। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर देते हैं, राइट। तो अब देखिए क्या होगा, अब हम ये चीज़ जो है ना हमारा बदल जाता है क्या, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर में। कुछ इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कैसे मैंने, देखिए ज़्यादा टफ नहीं है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, अगर आपने स्केलर फंक्शन के लिए डी वाई बाई डी एक्स का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है अगर आप वो जानते हैं तो बस उसी तरीके से ये है वेक्टर फॉर्म वाला, ज़्यादा टफ नहीं है। चीज़ों को बस थोड़ा थोड़ा करके सोचना है, बस समझ में आ जाएगी चीज़ें। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसका मीनिंग हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखिए देखिए ये कैसे मैंने लिखा हुआ है, ये ट्रायंगल लॉ से मैंने लिखा हुआ है। एक वेक्टर ये हो गया, जैसा कि आप जानते हैं ना, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो ये वेक्टर कैसे होगा, अगर ये वेक्टर ये है, वेक्टर बी है, तो ट्रायंगल लॉ से ये वेक्टर हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ देखिए मैं आपको और बता दूं, हो सकता है कि आपके बुक में कुछ इस तरीके से लिखा गया हो। किस तरीके से, मैं इसको क्लीन कर दूं, किस तरीके से लिखा गया हो यहाँ पे मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि आपके बुक में जो है कि चीज़ें कुछ इस तरीके से हों। ओके, नाउ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ देखिए, ये वाली चीज़ मैं थोड़ा सा रेड से इसको कलर कर दे रहा हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये वाली चीज़ देखिए ध्यान से, ये वाली चीज़ देखिए, वेक्टर आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेक्टर आर ऑफ टी। अगर ऐसा है तो क्या इसके जगह पे हम ये पार्ट लिख सकते हैं, वेक्टर आर प्लस डेल्टा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके प्लेस पर हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये कुछ और नहीं, यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते आप, दिखाई दे रहा है? तो यानी इसके प्लेस पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं क्या, कि वेक्टर आर प्लस डेल्टा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। हो सकता है कि आपकी किताब में कुछ ऐसे तरीके से लिखा गया हो। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे आगे, हम कुछ फार्मूला लेंगे उसे प्रूफ करने के लिए। ओके, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, राइट। यहाँ पर ये क्या बता रहा कि आर में यहाँ पे क्या हुआ कि स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ, फिर माइनस वेक्टर आर हमेशा कर दें। ओके, तो अब देखिए मैं कुछ फार्मूला भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ओके, फार्मूले कर दीजिए। देखिए ध्यान से, ब्लैक से मैं लिख रहा हूँ। नाउ डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी हो तो हम लिख सकते हैं डी वेक्टर ए बाई डी टी प्लस माइनस डी वेक्टर बी बाई डी टी। ओके, अच्छा, हम प्लस माइनस लेके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें ये चीज़ प्रूफ करना हो, ओके, हम इसमें से प्लस वाला ही लेके प्रूफ कर रहे हैं, पहले हम प्लस वाला लेके प्रूफ कर रहे हैं। ओके, प्रूफ करना हो, ओके, तो देखिए हम इसके प्रूफ पर कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि LHS से हम लेके चल रहे हैं, राइट। सो डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल, देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर आर है, इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ, फिर माइनस वेक्टर आर हुआ, तो यहाँ पे ए प्लस बी है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, राइट। यानी हम क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वेक्टर ए प्लस डेल्टा वेक्टर ए, राइट, प्लस वेक्टर बी प्लस डेल्टा वेक्टर बी, ओके, माइनस आर, राइट। यहाँ पे ए प्लस बी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ए प्लस बी कर लेंगे। ओके, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, नाउ
ये हो जाएगा हमारा डेल्टा टी। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल कर जाएंगी। सो डेल्टा टी टेंस टू 0, वेक्टर ए से ये कैंसिल, तो बच गया हमारे पास क्या, ये पार्ट और ये पार्ट बचा हुआ है, राइट। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जरा अलग अलग कर दीजिए दोनों को। ये हो जाएगा डेल्टा वेक्टर ए बाई डेल्टा टी प्लस लिमिट, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लिमिट को, डेल्टा वेक्टर बी बाई डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए। ओके, नाउ कुछ इस तरीके से इसको, ओके, देख सकते हैं जो चीज़ें प्रूव करनी थी वो, राइट। तो इसी तरीके से जितने फार्मूले हैं हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और उनका प्रूफ भी इस वीडियो में डिस्कस तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के प्रूफ पर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ज़रा ध्यान से इन सभी फार्मूले को देखिएगा। मैं ये वाला क्लीन कर देता हूँ, राइट, यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। चलिए, दूसरा फार्मूला कुछ इस तरीके से है। नाउ डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हो तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर बी प्लस डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट। कुछ इस तरीके से, 1 मिनट। नो, तीसरा फार्मूला डी बाई डी टी ऑफ, मान लीजिए कि फाई ये कांस्टेंट हो गया, डॉट वेक्टर ए अगर हो तो हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ फाई डॉट वेक्टर ए प्लस फाई डी बाई डी टी ऑफ फाई, राइट, सॉरी वेक्टर ए। ओके, वेक्टर ए। नाउ फोर्थ फार्मूला डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो तो हम लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी टी वेक्टर ए क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर बी, 1 मिनट, ऑफ वेक्टर बी प्लस डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट। कुछ इस तरीके से। फार्मूला नंबर 5, जो ध्यान दीजिएगा, लो, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, सॉरी ये डॉट नहीं है, वेक्टर सी, यानी कि यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ओके, नाउ तो देखिए आप इस चीज़ को जो है कि लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, राइट। कुछ इस तरीके से, और इसको आप इस फार्मूले की हेल्प से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, राइट। ये आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको प्रूव भी करेंगे। ओके, सो वेक्टर ए और ये हो जाएगा हमारा क्या, वेक्टर बी वेक्टर सी, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट, प्लस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, वेक्टर ए और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर बी वेक्टर सी। ओके, नाउ वेक्टर ए, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए वेक्टर बी डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर सी, कुछ इस तरीके से, राइट। फिर यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर लूँ, इंक ख़त्म हो गया है, राइट। नाउ डी बाई डी टी ऑफ, मान लीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस, 1 मिनट, वेक्टर ए क्रॉस
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ओके, प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर सी। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 फार्मूले मैंने लिख रखा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम, जैसा कि एक फार्मूला तो हमने प्रूफ कर दिया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो फार्मूले बचे हुए हैं उन्हें प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो है जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे।